वालेकुम अस्सलाम। जी, हम कम्युनिकेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आज हम उसको वाइंड अप करें। हमने बात करनी है वर्टिब्रेट की आईज़ के ऊपर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, स्मेल, ऑल्फैक्शन पर भी और आईज़ पर। ये जो आपके फोटो रिसेप्टर हैं वर्टिब्रेट के। तो यहाँ से हम बात शुरू करते हैं, थर्मो रिसेप्टर पर हमने एंड किया। हम चलते हैं स्किन सेंसर्स ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलाई। हम वर्टिब्रेट के रिसेप्टर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रोप्रायोरिसेप्टर देखे, हमने कोल्ड होंगे, हीट या सॉरी वो नोसी रिसेप्टर पढ़े होंगे, और हमने फोनो रिसेप्टर यानी ईयर का स्ट्रक्चर जो था वो पढ़ा। तो आगे ये है कि मैकेनिकल रिसेप्टर कौन से हैं, मैकेनिकल स्टिमुलाई को सेंस करने के लिए आप लोगों की स्किन के ऊपर कौन से रिसेप्टर मौजूद हैं। मैनी अच्छा, यहाँ पर तस्वीर में आपको स्नेक नजर आ रहा है, रेटल स्नेक, और इसका साइंटिफिक नेम है क्रोटैलस वर्ग्रैंडस, हैज अ पिट ऑर्गन। पिट ऑर्गन होता है सांप के पास, ये इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, और एक और ऑर्गन भी होता है, उसका नाम भी शायद कहीं लिया हुआ हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पिट ऑर्गन बिटवीन ईच आई, हर आई के और नोस्ट्रिल के दरमियान एक ऑर्गन मौजूद है जिसको पिट ऑर्गन कहा जाता है। ये थर्मो रिसेप्शन का काम करता है स्नेक के अंदर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पिट ऑर्गन जो स्नेक का एक रिसेप्टर है, ये क्या काम करता है, तो आप कहेंगे कि ये थर्मो रिसेप्टर है, और ये हीट को डिटेक्ट करता है और अलाउ करता है स्नेक को टू लोकेट वार्म प्रे इन द डार्क। तो ये थर्मो रिसेप्टर है। उसके अलावा स्नेक के पास एक और रिसेप्टर होता है, ये एक और ऑर्गन होता है, उसको जैकॉब्सन्स ऑर्गन कहते हैं, जैकॉब्सन्स ऑर्गन। तो ये इसके बारे में भी एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जैकॉब्सन्स ऑर्गन जो स्नेक में, ये किस पर्पज के लिए है। तो ये ऑल्फैक्शन के लिए, ऑल्फैक्शन मीन जो सेंस ऑफ स्मेल है वो डेवलप करने के लिए स्नेक के अंदर। इसका एक और नाम भी है, इसको वो मेरोनेजल ऑर्गन भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम एक ही ऑर्गन के हैं, और ये ऑल्फैक्शन का काम करते हैं स्नेक के अंदर। मैनी एनिमल रिलाई ऑन टेक्टाइल, बहुत सारे एनिमल जो हैं वो उस वक्त तक, यानी कि उनको वो स्टिमुलाई उनका एक्टिव नहीं होता जब तक उनको कोई चीज टच नहीं करती, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। मैकेनिकल सेंसरी रिसेप्टर, जो वर्टिब्रेट की स्किन में मैकेनिकल रिसेप्टर मौजूद है, वो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को और ब्रेन तक ले जाते हैं मैसेज को। ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि ये हल्का सा टच किया गया है, या ये प्रेशर है, ये बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है। यानी कि टच की भी कैटेगरीज है, लाइट टच है, टच प्रेशर है, और वाइब्रेशन है। तो यानी कि इन इन सब को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर भी डिफरेंट है। लाइट टच यानी हल्का फुल्का सा अगर आपको कोई चीज महसूस होती है, परसीव्ड व्हेन द स्किन इज टच्ड बट नॉट स्ट्रांगली डिफॉर्म्ड। Receptors of light touch include bare sensory nerve endings and tactile mesenteric corpuscle। ये आपने याद रखना है, मेजिनर कॉर्पसल आप लोगों के अंदर वो कॉर्पसल या वो टेक्टाइल रिसेप्टर है जो लाइट टच या हल्का फुल्का सा अगर आपको टच किया जाए तो उसको डिटेक्ट करते हैं। ये सिर्फ आपकी सरफेस पर, वो कह रहा है जैसे सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं जो लोकेटेड है, ये बहुत ज्यादा डीप प्रेशर को डिटेक्ट नहीं करती। Their sensory nerve endings are most widely distributed receptor in the vertebrate body and are involved with pain and thermal stimuli as well as light touch। तो ये हल्की फुल्की सी टेम्परेचर की तब्दीली, दर्द की एहसास, और जो हल्का फुल्का सा टच है, ये उसको सेंस करते हैं। आगे, the bulb of Crays are mechanoreceptor found in the dermis in certain parts of the body that respond to some physical stimuli such as position changes। other receptor, अच्छा अब ये देखें कि एक रिसेप्टर का नाम आया मेजेनर कॉर्पसल, दूसरे का नाम है बल्ब ऑफ क्रेज। तो ये डर्मस के अंदर है, वो एपिडर्मस में थे, ये डर्मस यानी सेकंड लेयर के अंदर है। तो ये आपकी पोजीशन चेंजिंग को सेंस करता है। लेकिन जो रिसेप्टर अदर है ना, वो है पेसिनियन कॉर्पसल और ऑर्गन्स ऑफ रुफिनी। अब ये सारे नाम बड़े डिफरेंट से हैं। ये दोनों ऐसे रिसेप्टर हैं जो कि टच और शदीद प्रेशर को सेंस करते हैं, यानी ये आपकी बॉडी के डीप स्किन के लेयर में मौजूद है जो डीप प्रेशर को सेंस करते हैं। मैनी मैमल हैव स्पेशली अडेप्टेड सेंसरी हेयर्स कॉल्ड वाइब्रेसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है मैमल्स के पास। उनकी रिस्ट, ऑन द रिस्ट, स्नाउट होता है उनका जो नोज एरिया है, और आईब्रोज के पास जैसे
कैट विस्कर है अराउंड द बेस ऑफ ईच वाइब। तो ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिनकी बेस के ऊपर एक ब्लड साइनस होता है। नर्व जो साइनस के अंदर मौजूद है वो इम्पल्स लेकर आती हैं फ्रॉम सेवरल काइंड ऑफ मैकेनो रिसेप्टर टू द ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन। तो इस तरह वो फिर जो नर्व्स हैं वो ब्रेन के पास मैसेज ले जाती हैं। तो वो हेयर लाइक को स्ट्रक्चर है, सेंसरी हेयर्स हैं जिनको वाइब्रेसी कहा जाता है मैमल के अंदर। सोनर क्या है? सोनर के बारे में हम देखते हैं ये क्या कहता है इसके बारे में। सोनर होता है बेसिकली बैट, चमगादड़, श्रीव्स, सेवरल केव डिवेलिंग बर्ड, और वो परिंदे जो जो केव्स में रहते हैं, जो गारों में या कोई ऐसी खो बनाकर उसमें छुप हो गए, केव स्विफ्ट, लेट व्हेल, डॉल्फिन, पानियों के अंदर जो व्हेल्स हैं, डॉल्फिन हैं, दे कैन डिटरमाइन डिस्टेंस। और ये बेसिकली इनके पास एक ऐसा सेंस भी मौजूद होता है जिससे ये डिस्टेंस को भी महसूस करती हैं और डेप्थ कितनी है, कि कितनी डेप्थ पर ये इस वक्त है या कुछ है। इसको इको लोकेशन का फिनोमेना कहा जाता है, बाय अ फॉर्म ऑफ इको लोकेशन कॉल्ड सोनर। ठीक है, ये सोनर इस मैकेनिज्म को कहते हैं जिसके जरिए ये एनिमल जो है ना डेप्थ का अंदाजा, डिस्टेंस का अंदाजा, साउंड का भी थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्ट है, साउंड का अंदाजा लगाते हैं कि किस तरफ से आवाज आ रही है। तो ये रिसेंटली एक पेपर में पूछा गया था कि इको लोकेशन का फिनोमेना किसके अंदर वेल डेवलप है। तो उन ऑप्शंस में जो था वो बैट सबसे ज्यादा सूटेबल था, बैट जो है, क्योंकि आपको पता है कि बैट रात के टाइम पे बाहर निकलती है, ये नॉकटर्नल है, तो ये रात के वक्त इसमें ये फिनोमेना बहुत होता है कि आवाज किधर से आ रही है, रोशनी किधर से आ रही है या कुछ भी। तो इसको इकोलोकेशन कहते हैं, द डिटेक्शन ऑफ। इन एनिमल की सलाहियत क्या है कि एमिट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड एंड देन डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द साउंड टू रिटर्न आफ्टर बाउंसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट। ये दिलचस्प सी एक ये जो है ये फिनोमेना है जिसमें एक एनिमल जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी आवाज निकालता है और फिर वो डिटरमाइन करता है और डिटेक्ट करता है कि मेरी आवाज कितनी दूर जाती है या क्या वो करीब ही किसी चीज के साथ टकरा कर वापस आती है। इस फिनोमेना को या इस तरह अपनी आवाज का अंदाजा लगाने को इकोलोकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम बैट एमिट क्लिक दैट लास्ट फ्रॉम 2 to 3 मिली सेकेंड। अब चमगादड़ या बैट एक आवाज निकालती है जो कि 2 से 3 मिली सेकेंड तक रहती है एंड आर रिपीटेड सेवरल हंड्रेड टाइम्स पर सेकेंड, और वो बाद में रिपीट होती रहती है, आवाज ऐसे गूंज रही होती है। द रिटर्निंग इको, और वो जो वापसी आई है ना आवाज बाउंस बैक होकर, क्रिएटेड when a moth or other insect flies past the bat, sorry, can provide enough information for the। अब इस तरह क्या होता है कि वो कहते हैं कि जो बैट ने आवाज निकाली वो रास्ते में किसी चीज के साथ अगर टकरा कर वापस आ गई तो उसके बाद भी उसकी आवाजें यानी गूंजती रहती है वो आवाज, तो उससे ये बैट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसका शिकार इधर कहीं करीब ही है, तो फिर वो उसको पकड़ने में उसकी मदद होती है। ओवरऑल द थ्री डायमेंशनल इमेजिंग अचीव्ड विद दिस ऑडिटरी, और ये जो एक ऑडिटरी सोनर सिस्टम है, ऑडिटरी, ये एक आप एक किस्म का थ्री डायमेंशनल इमेज अचीव्ड है इससे, यानी कि उस बैट को बकायदा एक इमेज मिल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज है क्योंकि यहाँ से मेरी आवाज टकरा कर वापस आई है। इज क्वाइट सोफिस्टिकेटेड, ये बड़ी दिलचस्प किस्म की एक डेवलपमेंट है और एक अडेप्टेशन है इन एनिमल्स के अंदर। तो इकोलोकेशन इज फाउंड इन बैट्स, इट इज फाउंड इन श्रीव, इट इज फाउंड इन व्हेल, इट इज फाउंड इन डॉल्फिन। ठीक है जी, स्मेल की बात करते हैं। स्मेल जो है ये सेंस ऑफ ऑल्फेक्शन है, यानी सूंघने की सलाहियत, इज ड्यू टू ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन। और हमने क्रैनियल नर्व के नाम पढ़े, उसमें ऑल्फैक्टरी नर्व एक ऐसी नर्व है जो कि आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो डेवलप कराती है, ये ब्रेन के पास मैसेज लेकर जाती है, ब्रेन आपका वापसी आपको बताता है कि इस तरह की स्मेल आ रही है। और इन द रूफ ऑफ द वर्टिब्रेट नेजल कैविटी, और ये आपकी नेजल कैविटी के रूफ में ये न्यूरॉन मौजूद है। These cells which are specialized endings of the fiber, ये स्पेशल किस्म के सेल हैं जो कि फाइबर्स की एंडिंग है, दैट मेक अप द ऑल्फैक्टरी नर्व, जो बकायदा ऑल्फैक्टरी नर्व बना रहे हैं, लाई अमंग सपोर्टिंग एपिथेलियल सेल। दे आर डेंसली पैक्ड फॉर एग्जाम्पल, और ये बड़े ज्यादा डेंसली पैक हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर डॉग हैज अप टू 40 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डॉग के 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जो नेजल कैविटी है उसमें 40 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मौजूद हैं। ईच ऑल्फैक्टरी सेल एंड्स इन अ टफ्ट ऑफ सीलिया, और हर ऑल्फैक्टरी सेल सीलिया के ऊपर एंड हो रहा है कंटेनिंग रिसेप्टर साइट्स, और वो फिर सीलिया के अंदर रिसेप्टर साइट्स हैं जो मुख्तलिफ केमिकल सेंस करवाते हैं डॉग को। सेवरल थेरीज हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ अडोर्स आर परसीव्ड। तो इस पर कई थेरीज हैं कि कैसे हम सूंघते हैं चीजों को।
या कैसे हम मुख्तलिफ डिफरेंट जो है ना स्मेल वो हम अचीव हमें होती है बाय आवर olfactory receptor. The most likely one is that odor molecule physically interact. तो ज्यादा लाइकली जो थ्योरी है वो यही है कि जो odor जिस तरह की स्मेल है उसके मॉलिक्यूल फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं विद प्रोटीन रिसेप्टर ऑन द हमारे जो रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो नेजल कैविटी में रिसेप्टर है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्टली वो स्मेल के मॉलिक्यूल टच करते हैं। सच एन इंटरेक्शन इज सम ऑल्टर और इसकी वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी तब्दील होती है और एक जनरेटर पोटेंशियल पैदा होता है तो आपके ब्रेन तक मैसेज जाता है एक्शन पोटेंशियल के जरिए तो ब्रेन आपको वापस बताता है कि ये इस तरह की स्मेल है। इन मोस्ट फिशेज फिशेज में नेयर्स कहा जाता है इसकी नॉस्ट्रल्स है ना उनको नेयर्स भी कहा जाता है ऐसे दो छोटे छोटे इसके सुराख होते हैं हेड रीजन के ऊपर फिश के इनको नेयर्स कहते हैं इन द स्नाउट लीड टू द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्नाउट यानी इसका तकरीबन जो हेड एरिया है वहां पर उसको कहते हैं फिश का recent research has revealed that some fishes rely heavily on their sense of smell और obviously वो एनिमल जैसे अब पानी के अंदर रहने वाले हैं तो उन्हें स्मेल की बड़ी हैवी सेंस मौजूद है ताकि वो डिफरेंट किस्म की फाउल स्मेल को या बैड स्मेल को अवॉइड कर सकें या उनको किसी भी किस्म के खतरे की बू आ जाए या कोई केमिकल है वो सूंघ लें या कोई जहरीली चीज है तो इस तरह फिशेज में बड़े वेल डेवलप है सेंस ऑफ स्मेल फॉर एग्जांपल सैल्मन एंड लेम्प्रे रिटर्न टू स्पॉन सैल्मन मछली और लेम्प्रे जो प्रिमिटिव फिश है ये रिटर्न करती है टू स्पॉन इन द सेम स्ट्रीम इन व्हिच दे हैश्ड years अर्लियर तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मछलियों की एक आदत है मछलियों के अंदर एक किस्म की मूवमेंट पाई जाती है इन दोनों मूवमेंट्स को कहा दो तरह की मूवमेंट्स है इनमें एक को कहा जाता है कैटाड्रोमस और एक तरह की मूवमेंट को कहा जाता है एनाड्रोमस अब इसमें क्या है इसका डिफरेंस मैं आपको भेज भी दूंगी इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि कुछ मछलियां जो जिस जगह ब्रीड पैदा होती है ना जिस जगह वो हैच होती हैं वो फ्यूचर में अपने अंडे देने के लिए या अपनी स्पॉनिंग के लिए भी वापस उसी पानी में आती हैं चाहे अगर मिसाल के तौर पर एक मछली फ्रेश वाटर में हैच हुई बाद में वो समुंदर में के पानी में पहुंच गई बाकी जिंदगी उसने वहां पर गुजारी लेकिन जब वो स्पॉन करने लगेगी तो फिर वो वापस फ्रेश वाटर में आएगी तो ये बड़ी अच्छी एक एडेप्टेबिलिटी है फिशेज की ये माइग्रेटरी फिशेज ये करती हैं जैसे वो कह रहे हैं ना कि सैल्मन और लेम्प्रे वो स्पॉनिंग के लिए वापस उसी पानी के अंदर आती हैं जहां से वो हैच हुई तो ये सेंस ऑफ स्मेल है जो उनको लेकर आता है देयर माइग्रेशन टू दीज स्ट्रीम्स ऑफन इन्वॉल्व डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माइल्स और अब तो वो कह रहे हैं मीलों का सफर करके वो मछलियां पानी में से माइग्रेट करती हैं और गाइडेड बाय फिशेस और ये फिशेस इनको गाइड भी करती हैं परसेप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और अडोर को वो करती करती अपने स्पॉनिंग स्टीम तक पहुंचती हैं तो ये बड़ी एक बिहेवियर है जो कि फिशेस के अंदर पाया जाता है जो कि इनकी माइग्रेशन को पॉसिबल बनाता है लेकिन अब ज्यादातर डैम्स और इनकी वजह से फिशेस की माइग्रेशन काफी महदूद होकर रह गई है क्योंकि फिश डैम के वो सारे बैरियर क्रॉस नहीं कर सकती ऑल्फैक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट सेंस फॉर मेनी एम्फीबियन अब मछलियों से एम्फीबियन पर आ गया एम्फीबियन यानी फ्रॉग वगैरह इनमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये इट इज यूज इन मेट रिकॉग्निशन डिटेक्टिंग नॉक्शियस नॉक्शियस मीन यानी कि अनप्लेजेंट स्मेल और फूड को लोकेशन के लिए एम्फीबियन इसको इस्तेमाल करते हैं उसके बाद है कि ऑल्फैक्टरी सेंसेस आर बेटर डेवलप्ड इन रेप्टाइल रेप्टाइल में भी बड़ी अच्छी डेवलप है जैसे स्नेक हो गया रेप्टाइल में आपकी जो है ये क्रोकोडाइल हो गई आपकी लिजर्ड हो गई देन इन एम्फीबियन एम्फीबियन से भी ज्यादा अच्छी रेप्टाइल में है इन एडिशन टू हैविंग मोर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मोस्ट रेप्टाइल अब ये एक एक्सेप्शन आ गई वो कहते हैं ज्यादातर रेप्टाइल सिवाय क्रोकोडाइल के पोजेसिस ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस दैट ओपन इनटू माउथ वो कहते हैं ज्यादातर रेप्टाइल के पास जो है ना एक ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस होते हैं जो इनके माउथ में खुलते हैं इनको कहा जाता है जैकोब्सन या वो मेरो नेजल ऑर्गन जिसका जिक्र मैंने आपके साथ पहले किया है ये पाउचेस है कोई थैलियां हैं जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में एक ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस मौजूद हैं जो कि माउथ में खुलते हैं ये दोनों नाम एक ही चीज के हैं वो जैकॉब्सन्स ऑर्गन या वो मेरो नेजल ऑर्गन ये स्नेक्स में बहुत वेल डेवलप होते हैं और लिजर्ड्स के अंदर भी द प्रोट्रूजेबल फोक टंग ऑफ द स्नेक एंड लिजर्ड आर एक्सेसरी ऑल्फैक्शन ऑर्गन यूज्ड टू सैंपल एयरबॉर्न केमिकल तो ये जो जुबान बाहर निकालती है लिजर्ड भी और सांप भी इनकी टंग जो है ना वो भी एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है और ये भी बाहर की हवा किस तरह की है हवा में कौन सी केमिकल है ये वो सेंस करती हैं और ये जो कोब्सन और वो मेरो नेजल भी इनके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं
A snake tongue flake out and then move to Jacobson's organ. एक सांप अपनी जुबान को बाहर निकालता है और फिर मूव करता है जैकॉब्सन ऑर्गन की तरफ, जो कि फिर जैकॉब्सन ऑर्गन वो चीज जगह है जो अडोर को सेंस करती है। टर्टल, कछुआ एंड टोआटारा, मैंने आपके पेपर इसमें आपके ग्रुप में टर्टल और टोटाइज का डिफरेंस भेजा था, उसको जरूर देख लीजिएगा। टर्टल एंड टोआटारा, टोआटारा एक और रेप्टाइल है। यूज जैकॉब्सन ऑर्गन टू टेस्ट ऑब्जेक्ट्स हेल्ड इन द माउथ। ये भी माउथ के अंदर मौजूदा जो चीजें हैं उनका टेस्ट करते हैं जैकॉब्सन से। टर्टल भी रेप्टाइल है और टोआटारा भी, स्नेक भी, लिजर्ड भी, इसी तरह क्रोकोडाइल भी, बहुत सारे रेप्टाइल हैं। तो ये इस तरह यूज करते हैं। अच्छा, टर्टल के हवाले से मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है, जब हम क्लास एम्फीबियन पढ़ेंगे पूरा उस पर, तो इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। क्लास एम्फीबियन जो है, अब सॉरी रेप्टाइल, ये जो किसकी हम बात करें, टर्टल की, आपको पता है कि इसके ऊपर एक बड़ा हार्ड किस्म का शेल होता है कछुए के ऊपर। उस शेल का नाम पूछा जाता है क्योंकि इसका जो डॉर्सल शेल है उसका नाम और होता है, वेंट्रल का नाम और होता है। ये एक पेपर में क्वेश्चन था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉर्सल प्लेट ऑफ द शेल ऑफ टर्टल। तो इनको एक को तो प्लेस्ट्रॉन कहा जाता है। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन भी इस पर आया है। उसके बाद ये है कि ऑल्फैक्शन अपरेंटली प्लेज अ माइनर रोल इन द लाइव्स ऑफ बर्ड। परिंदा इतना ज्यादा इसको सेंस को इस्तेमाल नहीं करता। एक्सटर्नल लेयर ओपन नियर द बेस ऑफ बीक, जहां पर इसकी चोंच निकल रही है ना, जहां से मतलब वहां पर छोटे छोटे दो सुराख होते हैं जिनको नेयर्स कहते हैं, बट द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज पुअरली डेवलप्ड। लेकिन उसकी एपिथेलियम जो ऑल्फैक्टरी है वो इतनी ज्यादा को डेवलप नहीं है। वल्चर, वल्चर गिद्ध को कहते हैं, आर एक्सेप्शन, ये परिंदे हैं, आर एक्सेप्शन इन दैट दे लुक एट डेड। वल्चर जो है ना, गिद्ध, ये बड़ा, इसकी सेंस ऑफ स्मेल बड़ी तेज है। वो कहता है ये बाकी तमाम परिंदों से एक्सेप्शन है। वल्चर जो है ये मरी हुई चीजें, मरी हुई डेड बॉडीज को तलाश करते हैं। वो कहते हैं इसकी खुशबू की हिस बहुत तेज है, ये लोकेट कर लेता है डेड और ड्राइंग प्रे को लार्जली बाय स्मेल, उसकी स्मेल से। मैनी मैमल कैन परसीव ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत सारे मैमल भी हैं जो कि दूर से चीजों की स्मेल जो है उनको आ जाती है। ड्यूरिंग आइदर डे और नाइट दे यूज द स्टिमुलाई टू लोकेट फूड। आप लोग भी खुराक को सूंघते हैं, आपको सूंघने से काफी अंदाजा हो जाता है कि इस चीज का टेस्ट कैसा होगा या इसका खुशबू कैसी आ रही है। और अपनी स्पीशी के मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैमल ये यूज करते हैं और प्रेडेटर को दूर भगाने के लिए। उसके बाद ये टेस्ट क्या है, टेस्ट रिसेप्टर भी बड़े वेल डेवलप होते हैं एनिमल्स के अंदर। द रिसेप्टर फॉर टेस्ट, इनको गस्टेटरी रिसेप्टर भी कहते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर, ये आपने याद रखना है। गस्टस का मतलब ही टेस्ट होता है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और कीमो रिसेप्टर, ये बेसिकली टेस्ट, आपका जब आप कोई भी चीज चखते हैं तो इसका मतलब ये है ना कि आप उसके अंदर मौजूदा केमिकल्स को चेक कर रहे हैं। दे मे बी ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ एन एनिमल और इन द माउथ, ये बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं और अंदर भी और थ्रॉट में भी। फॉर एग्जाम्पल द सर्फेस ऑफ मैमेलियन टंग, आप एक मैमल की जुबान जो है ना पूरी कवर्ड होती है विद मैनी स्मॉल और ऐसे उभार से होते हैं जुबान पर, जिनको आप टेस्ट रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये आपके स्किन का एक स्ट्रक्चर मौजूद है, इस पे भी हम देखते हैं कि इसमें क्या है। ये देखें जी, ये है जी स्मेल, ये आपकी ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स है। जैसे इसमें पोजीशन ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन इन अ ह्यूमन सेल, ये इंसान की नेजल पैसेज में जो है ना कोलुमनर एपिथेलियम सेल जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं रिसेप्टर सेल्स को, विच हैव हेयर लाइक प्रोसेस एनालोगस टू डेंड्राइट, डेंड्राइट की तरह आपको नजर आ रहे हैं जैसे वो था न्यूरॉन में। which when chemical in the air stimulate, जब हम हवा में मौजूदा केमिकल इसको स्टिमुलेट करते हैं द ऑल्फैक्टरी नर्व, और फिर आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व ब्रेन तक मैसेज ले जाती है और फिर आपका ब्रेन आपको बताता है कि इस तरह की स्मेल है। ये आपको जी जैकॉब्सन और वो मेरोनेजल दिखा रहा है स्नेक के अंदर, ये बिल्कुल फ्रंट पे जो पर्पल कलर का एक ऑर्गन दिखाया हुआ है, और ये लिजर्ड्स में भी होता है। ओनली द लेफ्ट ऑर्गन alongside the nasal cavity is shown. Jacobson organ is a spherical structure with ventral side invaginated into sphere the shape of mushroom, और ऐसे गोल सी एक टोपी की तरह नैरो डक्ट कनेक्ट द इंटीरियर ऑफ जैकॉब्सन ऑर्गन टू ओरल कैविटी, और एक छोटी सी नाली जो है उसको ओरल कैविटी के साथ भी जोड़ रही है। इन मैनी लिजर्ड फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम द आई, कई इनमें लिजर्ड्स में जो फ्लूइड है वो इनकी आईज में से ड्रेन करता हुआ लैक्रिमल डक्ट के जरिए ये इनके उस तक आता है ओडोरीफेरस मॉलिक्यूल
इनके सेंसरी एपिथेलियम और जैकोब्सन ऑर्गन तक आते हैं और फिर ये बताता है कि ये किस तरह की स्मेल है। ये इनका ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। फिर ये आपकी टेस्ट, इसने दिखाया में टेस्ट रिसेप्टर आपकी जुबान पर सरफेस व्यू ऑफ द ह्यूमन टंग शोइंग द मेनी पेपिला एंड न्यूमरस टेस्ट बड बिटवीन द पेपिला सपोर्टिंग सेल्स एनकैप्सुलेट द गस्टेटरी सेल एंड इट्स एसोसिएटेड गस्टेटरी हेयर। तो ए पर आपको टंग दिखाई हुई है और बी पर आपको कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम ऑफ द टंग टेस्ट पोर गस्टेटरी हेयर सपोर्टिंग सेल गस्टेटरी सेल और ये सारा कुछ दिखाया हुआ है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि इस तरह जैकोब्सन ऑर्गन जो है वो अच्छा यहाँ पर हम सॉरी इसकी बात कर रहे हैं पेपिला की। पेपिला उसने कहा कि जुबान के ऊपर मौजूद होते हैं। पेपिला गिव द टंग इट्स बम्पी अपीयरेंस। उसकी वजह से टंग आपको बम्पी सी महसूस होती है। इन द क्रेविसेस बिटवीन द पेपिली के दरमियान में आर थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर्स कॉल्ड टेस्ट बड। टेस्ट बड और बैरल शेप क्लस्टर, बैरल शेप क्लस्टर जैसे आपको नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में of chemoreceptor cells called gustatory cell and supporting cell arranged like alternating segments of an orange। तो इस तरह से ये तरतीब दिए हुए होते हैं एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईच रिसेप्टर सेल और गस्टेटरी हेयर्स और हर एक में से फिर हेयर्स निकल रहे हैं जो कि टिनी ओपनिंग कॉल टेस्ट पोर के जरिए निकलेंगे और फिर इसका मैसेज लेकर जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन और एसोसिएटेड विद द बेसल एंड। इनके साथ सेंसरी न्यूरॉन जुड़े हुए हैं। द फोर जनरली रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट सेंसेशन, अब जो चार जायके अमूमन मौजूद होते हैं उनमें स्वीट होता है जो कि आप मीठी चीज खाएं, शुगर सोर अगर आपको एसिडिक चीजें खाएं, बिटर अल्कलॉइड यानी कड़वी, और सैल्टी इलेक्ट्रोलाइट यानी नमक वगैरह। तो एक और टेस्ट भी टंग के ऊपर जो है ना वो कहा जाता है वो है उमामी टेस्ट, UMAMI, और उसके बारे में कहा जाता है कि इसका टेस्ट ऐसे जैसे चीज का होता है, पनीर का। इसके रिसेप्टर भी आपकी टंग पर मौजूद है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म दैट स्टिमुलेट कीमोरिसेप्टर इज नॉट नोन। वन थ्योरी दैट डिफरेंट टाइप ऑफ गस्टेटरी स्टिमुलाई काज प्रोटीन। आपके इन रिसेप्टर सेल पर प्रोटीन है, बिल्कुल उसी तरह जब कोई भी चीज आपकी जुबान पर लगती है तो उसके अंदर मौजूदा केमिकल जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसको चेंज करता है परमेबिलिटी को, तो फिर ब्रेन के पास मैसेज जाता है क्योंकि न्यूरॉन की तरह उसमें आयंस की तब्दीली होती है। वर्टिब्रेट अदर देन मैमल में हैव टेस्ट बड ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्टिब्रेट है मैमल्स के अलावा इनकी जिस्म के और जगहों पर भी ये रिसेप्टर होते हैं, सिवाय जुबान के अलावा और जगहों पर भी होते हैं, जैसे रेप्टाइल। बर्ड डू नॉट यूजुअली हैव टेस्ट बड्स ऑन द टंग। रेप्टाइल और बर्ड के रिसेप्टर जो जुबान के बजाय इंस्टेड मोस्ट टेस्ट बड्स आर इन द फेरेंक्स, इनके फेरेंक्स में होते हैं। इन फिशेस और एम्फीबियन टेस्ट बड में आल्सो बी फाउंड इन द स्किन। फॉर एग्जाम्पल स्टर्जियन टेस्ट बर्ड, स्टर्जियन एक फिश का नाम है, टेस्ट बर्ड्स आर अबंडेंट ऑन इट्स हेड प्रोजेक्शन। अब इसके हेड रीजन पर बहुत है, विच इज कॉल्ड द रोस्ट्रम, तो ये भी आपने याद रखना है। एज द स्टर्जियन ग्लाइड ओवर द बॉटम इट कैन ऑब्टेन अ फोर टेस्ट ऑफ पोटेंशियल फूड। स्टर्जियन जब जो है ना वो पानी के अंदर बॉटम पर मूव करती है तो वो पहले ही उसको जायका महसूस होने लगता है माउथ में डालने से पहले। इन अदर फिशेस टेस्ट बड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रूफ साइड वॉल एंड फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स वेयर दे मॉनिटर द इनकमिंग फ्लो ऑफ वाटर। तो मछली के माउथ के अंदर फेरेंक्स के आसपास और कहते हैं बड़े वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जहां से वो अंदर आने वाले पानी के अंदर की खुशबू इन और टेस्ट इन फिशेस दैट फीड ऑन द बॉटम। और मछलियां जो बॉटम पर खाती हैं जैसे कैट फिश, कार्प हो गई, सक्कर हो गई, इनके भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे हेड के ऊपर और पूरी बॉडी टू द टिप ऑफ द टेल तक, ताकि वो पानी इनके साथ टकराने वाली हर चीज का जायका महसूस करें। देयर आल्सो अबंडेंट ऑफ द बार्बल, बार्बल होते हैं जैसे मूछन टाइप कुछ फिशेज की होती है जैसे कैट फिश है, उसके उनके ऊपर भी टेस्ट रिसेप्टर मौजूद होते हैं। फिर है जी विजन। विजन है आपकी जो देखने की जो एक हिस्सा है जिसको आप बसीरत भी कहते हैं। विजन फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्शन इसको टेक्निकली कहेंगे, इज द प्राइमरी सेंस दैट वर्टिब्रेट इन अ लाइट फील्ड एनवायरनमेंट ह्यू। सबसे पहले कोई भी वर्टिब्रेट रोशनी के डायरेक्शन को सेंस करता है एंड कंसीक्वेंटली देयर फोटो रिसेप्टर स्ट्रक्चर्स आर वेल डेवलप्ड। और आप लोगों के फोटो रिसेप्टर बहुत अच्छे डेवलप्ड हैं। हमने इससे पहले इनवर्टिब्रेट के अंदर आंखों का स्ट्रक्चर देखा था, जैसे कि हमने इंसेक्ट के अंदर, और ओवरऑल उसने कहा था कि 3 तरह की आंखें पाई जाती हैं, सिंपल आईज, कंपाउंड आईज और कॉम्प्लेक्स आईज। और अगर आपको याद हो तो उसने कंपाउंड आईज में कहा था कि दे आर मेड अप ऑफ ओमाटीडिया, जो कि हमने बात की थी इंसेक्ट्स के अंदर की ये बड़ी वेल डेवलप आंख होती है, जैसे कॉकरोच की हो गई, एंट की हो गई।
तो विजन बड़ी इंपॉर्टेंट एक जो है ना एक सेंस है। मोस्ट वर्टिब्रेट हैव आईज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस। ज्यादातर वर्टिब्रेट इमेज बनाते हैं। फिगर में आगे वो दिखाएगा कि द आई बॉल हैज अ लेंस, कि आपका जो आई बॉल है उसमें लेंस होता है। सक्लेरा टफ आउटर कोर, सक्लेरा जो आपकी आंख का व्हाइट पोर्शन है ना उसको कहा जाता है। कोरोइड लेयर होती है, थिन मिडल लेयर, और फिर इनर रेटिना है जिसमें मैनी लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर सेल यानी फोटो रिसेप्टर मौजूद होते हैं। द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया इज कॉन्टिन्यूस विद सक्लेरा। जो आपकी सबसे आपका आई बॉल के ऊपर से जो ट्रांसपेरेंट सी झिल्ली है ना उसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के बारे में आपको बताती चलूं कि इट इज द ओनली पार्ट ऑफ योर बॉडी, कॉर्निया इज द ओनली पार्ट ऑफ योर बॉडी हैविंग नो ब्लड सप्लाई। आपके कॉर्निया तक खून की सप्लाई नहीं आती, उसके अलावा आपके तमाम जिस्म के हिस्सों तक सप्लाई खून की जाती है। तो कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, तो इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं जाती। तो ऑब्वियसली जब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं जाती, तो हाउ इट गेट ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड का काम आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कॉर्निया में क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाती फ्रॉम द ब्लड, ब्लड वेसल की नहीं जाती, तो फिर ये डायरेक्टली हवा से, एयर में से ऑक्सीजन को अपनी आंखों में डिफ्यूज किया जाता है। कॉर्निया की ये सलाहियत है कि ये डायरेक्टली एयर में से ऑक्सीजन को डिफ्यूज करता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि कॉर्निया के पास ब्लड सप्लाई नहीं है। वैसे तो आपके नेल्स के पास भी नहीं होती, ज़ाहिर है ये भी डेड कंसिडर होते हैं वो जगह। तो आप जब कॉर्निया की बात की जाती है ना, जब आई ट्रांसप्लांट की बात की जाती है, तो आई ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई है, उसमें खून की नालियों का मसला नहीं है। बाकी आपको पता है कि आई का स्ट्रक्चर इंतहाई सेंसिटिव है, उसकी ट्रांसप्लांटेशन पूरे की मुमकिन नहीं है। इतनी बारीक नालियां जो खून की हैं, तो कॉर्निया को इसलिए ट्रांसप्लांट किया जा सकता है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। The transparent cornea is continuous with the sclera and cover the front of the eyeball। आपका आई बॉल अगर आप साइड से किसी की आंख देखें ना, तो आई बॉल के आगे आपको ना एक ट्रांसपेरेंट सी झिल्ली महसूस होती है, वो कॉर्निया है। कोरॉइड टिश्यू आल्सो एक्सटेंड टू द फ्रंट ऑफ द आई बॉल टू फॉर्म द आइरिस। तो आपके कोरॉइड टिश्यू भी है, व्हाइट सक्लेरा है, आपको जो कोरॉइड टिश्यू है वो आपका आइरिस भी बना रहा है। सिलरी बॉडी बेसिकली मसल्स है, सिलरी मसल जो आपके आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये भी हम आगे स्ट्रक्चर डायग्राम में देखते हैं कि ये किधर किधर है। द कलर्ड आइरिस इज हैवीली endowed with light sense screening pigment, and it has radial and circular smooth muscle for regulating the amount of light entering the pupil। अ क्लियर फ्लूइड, अच्छा ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन अभी रिसेंटली के एक्वस ह्यूमर या वाइट्रस ह्यूमर के हवाले से क्वेश्चन था। तो इसका फंक्शन आपने देख लेना है कि क्लियर फ्लूइड, ये जो आपका आई बॉल है पूरा इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। फिल द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर विच लाई बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया। लेंस और कॉर्निया के दरमियान में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। द लेंस इज बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के पीछे लेंस होता है। एंड जेली लाइक, और फिर एक वाइट्रस बॉडी फिल्स होती है जो वाइट्रस चैम्बर को भरती है बिहाइंड द लेंस। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि एक्वस ह्यूमर किधर है और वाइट्रस। एक्वस ह्यूमर को कह रहा है कि फिल द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, जबकि वाइट्रस चैम्बर जो है वो बिहाइंड द लेंस है। द मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन जो है दैट कवर द आई बॉल इज कंजक्टिवा। इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है कि आई बॉल को कवर करने वाली एक मॉइस्ट मेम्ब्रेन को कंजक्टिवा कहा जाता है, कंजंक्टिवा। वर्टिब्रेट्स कैन एडजस्ट देयर विजन फॉर लाइट कमिंग फ्रॉम आइदर क्लोज अप और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। वर्टिब्रेट की सलाहियत है कि वो अपनी विजन को फोकस कर सकते हैं, दूर और करीब की। दिस प्रोसेस ऑफ फोकसिंग लाइट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया पेपर में कि वर्टिब्रेट में जब वो अपनी लाइट को फोकस कर सकते हैं रेटिना के ऊपर, वर्टिब्रेट कैन एडजस्ट देयर विजन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम आइदर क्लोज अप, आप यानी दूर की चीज को भी आप गौर करके उसको क्लियर कर लेते हैं, और करीब की, ये आपकी एक सलाहियत है। इसको कहा जाए यानी आप फोकस कर सकते हैं लाइट को, इसको कहते हैं अकोमोडेशन। ये फिनोमेना का नाम है अकोमोडेशन, ये पूछा गया क्वेश्चन है। दिस प्रोसेस ऑफ फोकसिंग लाइट रेज ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर बाकायदा लाइट की रेज को फोकस करके ले आना इज अकोमोडेशन। वर्टिब्रेट रिलाई ऑन द कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सेशन ऑफ, और वर्टिब्रेट ज्यादातर आईज के मसल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनको इनको बेसिकली सिलरी मसल्स कहा जाता है, दैट अटैच टू लेंस, जो लेंस के साथ लगे हुए होते हैं, जो कि बेसिकली आपकी मदद करते हैं लाइट को फोकस करने में या अकोमोडेशन करने में। द आईज ऑफ द फिशेज आर सिमिलर इन मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू दोज इन अदर वर्टिब्रेट। तो वो कहते हैं कि एक मिनट ठहरिएगा।
तो वो कहते हैं कि फिशेज़ की आइज़ के बारे में वो कह रहा है कि फिशेज़ की आइज़ भी बाकी वर्टिब्रेट्स के साथ स्ट्रक्चर और फंक्शन में काफ़ी मिलती-जुलती हैं। हाउएवर फिश आइज़ आर लिडलेस, लेकिन जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो मछली की आँख के ऊपर लिड नहीं होती, जो कि अमूमन तमाम वर्टिब्रेट्स की आइज़ के ऊपर होती है। एंड लेंस इज़ राउंडेड, और फिश का लेंस जो है वो राउंडेड होता है। और उसके अलावा क्या डिफरेंस है? वो कहता है कि क्लोज टू द कॉर्निया, और इसका लेंस कॉर्निया के बिल्कुल करीब होता है। फोकसिंग रिक्वायर मूविंग द लेंस, और ये लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है फोकस करने के लिए फिश की आई। विजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस इन एम्फीबियन। एम्फीबियन बड़ा ही ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दे आर प्राइमरली साइड फीडर, क्योंकि ये जो एम्फीबियन है ये देखभाल कर जो है ना वो फीडिंग करते हैं। नंबर ऑफ एडेप्टेशन अलाउ द आईज ऑफ एम्फीबियन टू फंक्शन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। जब ये खुश्की पर आते हैं एम्फीबियन तो ये बड़ा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस विजन का। फॉर एग्जांपल द आईज ऑफ सम एम्फीबियन, फॉर एग्जांपल ए न्यूरा यानी फ्रॉग, और सैलमेंडर इज नॉट ए न्यूरा, इसके ऑर्डर का नाम जिम्नोफियोनिया है। जिम्नोफियोनिया आर क्लोज टुगेदर ऑन द फ्रंट ऑफ हेड। तो वो कहते हैं कि एम्फीबियन की जो आईज हैं ये हेड पर होती हैं, फ्रंट पर, एंड प्रोवाइड द बायनोकुलर विजन एंड वेल डेवलप्ड डेप्थ परसेप्शन। और ये अपनी बायनोकुलर का मतलब है कि जैसे साइड्स पर भी ये मतलब इनकी विजन होती है, साइडों से भी देखते हैं और बड़ी डेप्थ में देख सकते हैं फॉर कैप्चरिंग प्रे। अदर एम्फीबियन विद स्मॉलर एंड मोर लेटरल आईज, और कुछ एम्फीबियन जिनकी आंखें बिल्कुल ही साइड्स पर और छोटी छोटी होती हैं, जैसे गिरगिट हो गया, सैलमेंडर लैक बायनोकुलर विजन, हाउएवर देयर मोर लेटरली प्लेस्ड आईज परमिट। लेकिन जिनकी आंखें बिल्कुल साइड पर है, इसका इनको फायदा ये है कि ये वेल ऑफ टू देयर साइड, तो ये साइडों पर बहुत ज्यादा देख सकती हैं। अच्छा, ये इस मेम्ब्रेन का नाम आपने याद रखना है कि आपके आईलिड के ऊपर एक झिल्ली होती है, द ट्रांसपेरेंट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है किसी जगह पर। इज मूवेबल एंड क्लीन एंड प्रोटेक्ट्स द आई। तो एक मेम्ब्रेन होती है जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मूव करती है और क्लीन करती है और प्रोटेक्ट करती है आईज को। विजन इज अ डोमिनेंट सेंस इन मोस्ट। अब रेप्टाइल की अगर बात करें तो उनमें भी बड़ी अच्छी है विजन, एंड देयर आईज आर सिमिलर टू एम्फीबियन। अपर एंड लोअर आईलिड जो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एंड अ ब्लड साइनस प्रोटेक्ट एंड क्लीन द सरफेस ऑफ द आई। तो इस तरह आईलिड्स और आईलिड्स के अंदर मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन और ब्लड साइनस, और आपकी आईज में वाटरी फ्लूइड, ये सारी चीजें आपकी आईज को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये रेप्टाइल की बात कर रहे हैं। इन स्नेक्स एंड सम लिजर्ड द अपर एंड लोअर आईलिड फ्यूज इन द एम्ब्रियो टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव विंडो ऑफ क्लियर स्किन कॉल्ड द स्पेक्टेकल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। स्पेक्टेकल का वर्ड वो यूज कर रहा है स्नेक और लिजर्ड के हवाले से, कि वो उनका अपर और लोअर आईलिड जो है ना वो एम्ब्रियो स्टेज पर ही फ्यूज हो जाता है, या एम्ब्रियो में फ्यूज होता है, और उसने एक प्रोटेक्टिंग किस्म की एक विंडो बनाई हुई होती है जिसको कहते हैं स्पेक्टेकल। सम रेप्टाइल पोजेसेस अ मीडियन आई। ये पूछा गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मीडियन आई। तो या वो मतलब उसने एक दफा पूछा कि रेप्टाइल के पास किस तरह की आंख होती है, तो आपने कहना है मीडियन आई, या पेराइटल आई भी इसको कहते हैं। दैट डेवलप फ्रॉम आउटग्रोथ ऑफ द रूफ ऑफ द ऑप्टिक टेक्टम, जो उनके मिड ब्रेन के रूफ से डेवलप हुई। इन द टोआटारा, टोआटारा एक रेप्टाइल है, बड़ा वेल डेवलप है। काफी इसका साइज बड़ा होता है। द मीडियन आई इज कंप्लीट, इसकी मीडियन आई बड़ी मुकम्मल होती है, उसमें लेंस भी होता है, नर्व भी, रेटिना भी। इन अदर रेप्टाइल द मीडियन आई इज लेस डेवलप, लेकिन बाकी रेप्टाइल में मीडियन आई लेस डेवलप होती है। स्किन कवर मीडियन आई विच प्रोबेबली कैन नॉट फॉर्म इमेजेस। तो इसकी स्किन ने ऊपर एक झिल्ली सी बनाई होती है इसकी आंख पे, जो फिर इमेज नहीं बनाने देती इनको। दे कैन डिफरेंशिएट लाइट एंड डार्क पीरियड। तो ये जो आपकी रेप्टाइल है, जैसे स्नेक हो गया, छिपकली हो गई, ये इमेज तो नहीं बना सकते, ये सिर्फ अंधेरे और रोशनी का फर्क महसूस कर सकते हैं। टोआटारा के सिवाय से, टोआटारा क्योंकि वो कह रहा है कि उसकी बड़ी वेल डेवलप आई है। जो बाकी रेप्टाइल हैं वो लाइट और डार्क पीरियड में करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं रोशनी की तरफ जाने के लिए, उससे दूर जाने के लिए। Vision is important sense in bird. The structure of the bird eye is similar to that of the other vertebrate birds have a unique double focusing mechanism। और bird की भी बड़ी अच्छी वेल डेवलप आई है। वो कहता है बिल्कुल बाकी वर्टिब्रेट्स की तरह, क्योंकि वो तो एक फ्लाइट मैकेनिज्म रखता है जो कि सबसे मुश्किल फॉर्म है लोकोमोशन की, फ्लाइट। तो इसलिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जी आपकी आई इसने दिखाई हुई है, इंटरनल एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई बॉल। और ये इसने दिखाई हुई है जी आपको मीडियन आई ऑफ रेप्टाइल। इस तरह की रेप्टाइल की आंख होती है। कॉर्निया, लेंस, ल्यूमन, रेटिना, सेंसरी न्यूरॉन। ये डॉर्सल व्यू है आंख का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं
इंसान की जो आँख है उसमें आप लेबलिंग देख लें कि कंजक्टिवा क्या चीज़ है, सिलियरी बॉडी यहाँ पर जो है वो उसने आपको मसल्स भी दिखाए हुए हैं, दिस इज़ कंजक्टिवा, ये सिलियरी बॉडी साइडों पर लगे हुए मसल हैं, ये पोस्टीरियर चैम्बर एक साइड पर, कॉर्निया बिल्कुल फ्रंट वाली झिल्ली, एंटीरियर चैम्बर फिर उसके बाद वाला, इसमें बेसिकली वो भरा हुआ था एक्वस ह्यूमर, अगर आपको याद हो तो, और प्यूपिल फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद लेंस आता है, फिर लेंस के थोड़ा-सा ऐसे छोटा-छोटे जो साइडों पे 2 व्हाइट डॉट्स हैं, ये आइरिस है, और ये पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर में भी एक्वस ह्यूमर होता है, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सारी चीज़ें फ्रंट पर मौजूद हैं, और जबकि इसके पीछे यहाँ पर वाइट्रस ह्यूमर है। ये बेसिकली वाइट्रस ह्यूमर आपकी आँख की शेप को मेंटेन किए हुए है, और ये जो है ना फिर पीछे मसल लगे हुए हैं जो सारी मूवमेंट को कंट्रोल करें, ये ऑप्टिक नर्व है जो आपके ब्रेन के पास मैसेज लेकर जाएगी। ये जो सारा आपकी आँख का व्हाइट पार्ट है उसको स्क्लेरा कहते हैं, और उसके अंदर एक झिल्ली कोरॉइड और रेटिना, फिर बिल्कुल ये रेटिना इस ये जगह है जहाँ पर आकर इमेज बनता है। आगे से सारा कुछ फोकस होता है लाइट वगैरह, और पीछे इमेज आकर रेटिना, ये भी पूछा जाता है कि इमेज फॉर्मेशन अकर्स ऑन रेटिना। फ्रंट से लाइट फोकस होती है, जिसको आप कहते हैं कि द फोकसिंग ऑफ अकोमोडेशन होता है रेटिना के ऊपर, और एक आई का पार्ट फोविया सेंट्रैलिस भी है। ठीक है जी। अच्छा, हम बर्ड की आँख की बात कर रहे थे यहीं पर, हम वो उसको ढूँढते हैं अगर मुझे मिलता है तो। उसने कहा था कि बर्ड की आँख का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कि बाकी तमाम वर्टिब्रेट का। तो मैं ढूँढती हूँ अगर मुझे मिलता है तो। नहीं, यहाँ पर इतना ही उसने लिखा है, बर्ड्स हैव अ यूनिक अ, डबल फोकसिंग मैकेनिज़्म। ठीक है जी, इसका पेज नंबर है 392। और ये 393, तो बस इतना ही उसने दिया था बर्ड के बारे में। अच्छा, वो कहता है कि उनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर कंट्रोल द कर्वेचर ऑफ लेंस एंड सिलियरी मसल एंड चेंज द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। Double, nearly instantaneous focusing allow an osprey or other kind of bird of prey to focus on a fish throughout a brief but breathtakingly fast descent. Like reptile की तरह birds की eyes के ऊपर भी nictitating membrane होती है that is drawn over the eyeball, जिससे वो eyeball को cover करते हैं to clean and protect it. इन ऑल वर्टिब्रेट द रेटिना इज वेल डेवलप्ड, तमाम वर्टिब्रेट में रेटिना, रेटिना वो जगह है जहां पर इमेज बनता है, वेल डेवलप होता है। इट्स बेसमेंट लेयर इज कंपोज्ड ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम, ये रेटिना की बात कर रहा है, दैट कवर द कोरॉइड लेयर। नर्वस टिश्यू दैट कंटेन फोटोरिसेप्टर लाइज ऑन द बेसमेंट लेयर, द फोटोरिसेप्टर, और आपकी जो आंख में फोटोरिसेप्टर है ना, जो बेसिकली अंधेरे और रोशनी में काम करते हैं, वो है आपके रॉड्स और कोन्स। इनका डिफरेंस जरूर याद रखिएगा कि रॉड्स कब एक्टिव होते हैं और कोन्स कब एक्टिव होती हैं, ये भी पूछे गए हैं। इनकी शेप की वजह से इनको ये कहा गया है, रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, जब आप अंधेरे में या कम लाइट में देख रहे होते हैं ना, वो उस वक्त आपके रॉड्स आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप फोकस कर सकें। वेयर एज कोन्स रिस्पॉन्ड टू हाई इंटेंसिटी, और दिन के वक्त आपकी कोन जो है वो एक्टिव होती है, इन्वॉल्व इन कलर परसेप्शन, आप जो मुख्तलिफ रंग देखते हैं वो कोन आपको दिखाती है। आपकी आंख में एक पिगमेंट होता है, एक प्रोटीन होता है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, इसको कहते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन इन अ रॉड सेल, ये आपके रॉड सेल में होता है। एब्जॉर्ब लाइट, ये बेसिकली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये बेसिकली आंख को बताता है कि इस वक्त डिम लाइट है या ब्राइट लाइट है। द एनर्जी दैट दिस रिएक्शन रिलीज ट्रिगर द जनरेटर पोटेंशियल, ये लाइट एनर्जी को जذब करता है, और वो लाइट एनर्जी रिएक्शन एक शुरू कर देती है जिसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, इन एन एक्सॉन दैट एंड देन एन एक्शन पोटेंशियल दैट लीव द आईबॉल वाया द, और फिर वो चलता चलता ऑप्टिक नर्व के जरिए पैगाम आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। व्हेन द फोटोरिसेप्टर सेल्स आर नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड, अगर आपके फोटोरिसेप्टर सेल स्टिमुलेट नहीं, जब आप रात के टाइम अगर आपकी आंख खुले ना तो आपको एकदम बिल्कुल अंधेरा महसूस होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त आपकी जो फोटोरिसेप्टर सेल है ना, वो भी स्टिमुलेट नहीं हुए हुए होते, वो जो पिगमेंट है, वो जो रोडोप्सिन है, वो बिखरा हुआ होता है, वो अभी तक जो है ना फंक्शनिंग के काबिल नहीं होता। तो होता क्या है कि व्हेन द फोटोरिसेप्टर सेल्स आर नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड इन द डार्क, जैसे अंधेरे में आपके फोटोरिसेप्टर सेल जब स्टिमुलेट नहीं होते, विटामिन ए एंड एनर्जी फ्रॉम एटीपी कन्वर्ट, तो उस वक्त क्या होता है कि विटामिन ए जो है ना, इसका मैंने आपकी इसमें ग्रुप पे एक टेबल भेजा था, उसमें विटामिन के नाम लिखे हुए थे, वो जरूर याद रखिएगा। विटामिन ए का साइंसी नाम डी का पेपर में पूछा गया था, जो कि था कैल्सिफेरोल।
विटामिन डी का नाम पूछा गया था, तो ये आपने इनके नाम ज़रूर देख लेने हैं। ये विटामिन ए का नाम मेरे ख़्याल में है रेटिनॉल, क्योंकि आई के साथ एसोसिएटेड है। जिन लोगों की आँख यानी नज़र ख़राब होती है, उनको विटामिन ए भी रिकमेंड किया जाता है। ये गाजर के जूस में बहुत ज़्यादा होता है और गाजर में, इसलिए आपको गाजर रिकमेंड की जाती है। विटामिन ए एंड एनर्जी फ्रॉम एटीपी कन्वर्ट रोडोप्सिन बैक इंटू लाइट सेंसिटिव फॉर्म। तो मतलब वो कहते हैं कि जब अ, अंधेरा होता है तो विटामिन ए और एनर्जी जो है ना वो रोडोप्सिन को लाइट सेंसिटिव फॉर्म में तब्दील करती है। 19th सेंचुरी पोएट ले हंट सेड, कोई राइटर इसकी सॉरी पोएट की बात कर रहे हैं इंग्लिश का। इसने कहा था कि कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर, कि कुदरत का जो एक मतलब बेहतरीन जो शाहकार है ना वो कलर्स ही हैं, जिनकी वजह से आप इतना दिलकश आपको नज़ारे महसूस होते हैं, आपको डिफरेंट फ्लावर्स के कलर्स महसूस होते हैं। हाउ डज़ एन एनिमल डिस्टिंग्विश वन स्माइल फ्रॉम अनदर? तो वो इस राइटर ने कहा कि जी किस तरह एक एनिमल जो है वो डिस्टिंग्विश करता है एक स्माइल और फिर अगली स्माइल और फिर अगली, यानी कलर्स। द आंसर लाइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन थ्री टाइप्स ऑफ कोन शेप। तो इसका जवाब आपकी आंखों के अंदर मौजूदा तीन कोन शेप्स में मौजूद है। कलर सेंसिटिव सेल्स हैं आपके रेटिना में ऑफ द आईज ऑफ प्राइमेट। प्राइमेट आप लोग हैं, आपके ऑर्डर का नाम प्राइमेट है। बर्ड्स, रेप्टाइल और फिश, इन सबकी आंखों में कलर सेंसिटिव सेल्स मौजूद है। ईच टाइप ऑफ कोन सेल, आपकी आंखों में कोन सेल्स की भी टाइप्स हैं जो कि आपको रंग दिखाती हैं, रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर परसेप्शन, तो आप कहेंगे कोन सेल। डिपेंडिंग ऑन वेदर द सेल्स हैव रेड, ग्रीन और ब्लू एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। आपकी आंखों में तीन रंग को जज़ब करने वाले पिगमेंट मौजूद है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये जो तीनों रंग है ना, इनको प्राइमरी कलर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पिछले साल एक पेपर में पूछा गया। उसने क्वेश्चन उसका ये था कि व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स। उसने ना इस तरह 3-3 के सेट बनाए हुए। उसने कहा था रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, रेड, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ग्रीन, पर्पल। तो आपने कहना है रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 वो कलर हैं जो प्राइमरी बुनियादी तौर पर आपकी आँख इन तीनों रंगों को परसीव करती है और फिर बाद में इन रंगों को मिक्स करके आपको बाकी रंग दिखाए जाते हैं। रेड, ग्रीन एंड ब्लू एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। द पिगमेंट्स आर हाई लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन। ये बेसिकली पिगमेंट जो है ये लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन होते हैं दैट आर पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू आइदर द लॉन्ग वेवलेंथ रेड, इंटरमीडिएट वेवलेंथ ग्रीन और शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू। तो ये लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं जो डिफरेंट पिगमेंट्स के हिसाब से ज्यादा बोरिंग है रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। द रेटिनल नर्व, जो आपके रेटिना की नर्व्स हैं, ट्रांसलेट द, अब जो रेटिना की नर्व्स हैं वो ट्रांसलेट करती हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट को। अगर लॉन्ग वेवलेंथ हो तो वो रेड कलर आपको दिखाई देता है। अगर इंटरमीडिएट हो तो आपको फिर ग्रीन, और अगर शॉर्ट हो तो ब्लू। दैट ईच टाइप ऑफ कोन एब्जॉर्ब इनटू जनरेटर पोटेंशियल दैट आर देन ट्रांसमिटेड, और फिर एज अ नर्व इम्पल्स, और फिर जो जो वेवलेंथ आपकी रेटिना पर टकराती है उसके हिसाब से आपकी एक जनरेटर पोटेंशियल पैदा होता है वेयर द ओवरऑल पैटर्न एवोक द सेंसेशन ऑफ स्पेसिफिक ह्यू। तो इस तरह आपका दिमाग एक प्रॉपर पैटर्न तैयार करता है और एक स्पेसिफिक आपको एक टिंट कलर्स का नजर आता है। तो जी ये था आपका चैप्टर कम्युनिकेशन का, जिसमें मुख्तलिफ एनिमल्स के हमने मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के पैटर्न देखे। उसके बाद चलें, हमारे पास टाइम है तो मैं ढूंढती हूँ कोई पास्ट पेपर अगर मुझे मिल जाए तो आप लोगों का, तो मैं आपको पास्ट पेपर बता देती हूँ जी। यहाँ पर एक पास्ट पेपर खुला है, ये मैं देखती हूँ अगर क्लियर है तो। जी ये कोई पेपर है, हम इसको देख लेते हैं। यकीनन हमें इसको पहले नहीं देखा होगा। बड़ा इसमें है क्वेश्चन नंबर 78। अच्छा, पहले मुझे देखने दें कि आइदर इट दिस बिलोंग्स टू बायोलॉजी और नॉट। अच्छा, ये कोई जनरल नॉलेज का पेपर है। यहाँ पर इस पेपर को हम देखते हैं, चलो। जी ये है आपका बायो टाइप का कोई पेपर लग रहा है। इसमें क्वेश्चन है कि डैश इज द एंजाइम दैट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शन जो एक वो है ना आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। और आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम होते हैं जो कट करते हैं डीएनए को,
तो बाद में फिर उनको इंसर्ट किया जाता है अपनी मर्ज़ी के वेक्टर के अंदर अपनी कॉपीज़ तैयार करवाने के लिए। तो कहते हैं कि कौन-सा एंजाइम है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनवाता है, तो आपने कहना है हेलिकेज़ जो है ना वो बेसिकली जुड़वाता है। डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए लाइगेज काम करता है। फिर है जी मेंडल वाज एन ऑस्ट्रियन। अब मेंडल जो है ना ग्रेगर जॉन मेंडल जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ये कौन था? बेसिकली ये ना तो साइंसदान था, ये बेसिकली एक था मॉन्क। मॉन्क कहते हैं पादरी को। ये आपके एफएससी की बुक में भी लिखा हुआ है कि ग्रेगर जॉन मेंडल वाज मॉन्क और समथिंग लाइक दैट। तो ये बच्चों को लगता है कि ये साइंटिस्ट था, ये बायोलॉजी का टीचर था, ये मैथ में, नो, ही वाज अ मॉन्क। और वो पादरी था और वो उसके अपने गार्डन में मटर के पौधे के ऊपर जो है ना उसने डिफरेंट वेरिएशंस देखी थी। तो उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि आखिर ऐसा क्यों है कि मटर के पौधे के किसी पर फूल व्हाइट है, किसी पर पर्पल है, किसी का कद छोटा है, किसी का बड़ा है, तो इनको कंट्रास्टिंग ट्रेट कहा था मेंडल ने। और उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल जो था वो मॉन्क था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक मैप? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी रिसेंटली ये हमारा पेपर था जो हुआ है, ये आई थिंक ये वो पेपर है जो दिसंबर 2020 में हुआ, जो बाद में कैंसल कर दिया गया। तो जेनेटिक मैप यानी जेनेटिक मैप जो होता है ना, जीन मैप जिसको कहते हैं, उस पर बेसिकली जीन्स का डिस्टेंस मालूम किया जाता है कि एक जीन का दूसरे से क्या डिस्टेंस है। और मैप का मतलब ये भी होता है कि फलां जीन का क्या काम है, फलां जीन, इसको जीनोम मैपिंग भी कहा जाता है। तो इसको मेजर करने वाला यूनिट है जिसका सेंटीमीटर ऑप्शन है, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या सेंटीमॉर्गन। तो सेंटीमॉर्गन इसका करेक्ट आंसर है। सेंटीमॉर्गन एक यूनिट है जो कि जेनेटिक मैप के अंदर इस्तेमाल होता है। फिर है जी कि ट्राइसोमी। अच्छा, ट्राइसोमी जो है ना ये बेसिकली एक सिंड्रोम है। ये एक बीमारी है, ये जेनेटिक बीमारी है जिसमें माइटोसिस के गलत होने की वजह से जो है वो किसी एक क्रोमोसोम में किसी एक जगह पर जो है ना सेग्रीगेशन गलत हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आपके अंदर 46 क्रोमोसोम है तो 22 आपके अंदर ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर आपके अंदर सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो 23 आपके पास हैं, तो वो जब पेयर की फॉर्म में हो तो फिर वो 46 के इक्वल है। तो आपके अंदर सिर्फ एक पेयर है जो सेक्स क्रोमोसोम का, जो आपको मेल या फीमेल डिक्लेयर करवाता है। तो डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, ये बेसिकली आपके 21वें नंबर वाले क्रोमोसोम की अगर सेग्रीगेशन गलत हो जाए या माइटोसिस में गलती हो जाए तो उसमें 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम, जिसको ट्राइसोमी कहा जाता है। ट्राइसोमी ऑफ डैश लीड टू पटाओ सिंड्रोम। तो इसके हवाले से 2-3 सिंड्रोम देखे गए हैं। अगर 21वें पर खराबी हो तो डाउन सिंड्रोम, अगर 18वें पर खराबी हो तो एडवर्ड सिंड्रोम, अगर 13वें पर खराबी हो तो पटाओ सिंड्रोम। तो इसने आपसे पूछा है पटाओ, तो पटाओ का ऑप्शन 13 है पहला ए। ये एफएससी में है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अफेक्ट। अब एचआईवी की बात कर रहा है। एचआईवी वायरस जो एड्स फैलाता है, ये आपके हेल्पर टी लिम्फोसाइट यानी कि आपके व्हाइट ब्लड सेल को जाकर अटैक करता है और ये उन लोगों में कुव्वत मदाफियत को गिरा देता है। डैश इज द सेंसिटिव लेयर ऑफ आई। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने देखा कि आई क्या स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए होते हैं पेपर में, लेकिन सम टाइम उसने इतना जो है ना एक बड़ा इर्रेगुलर सा, या इर्रेगुलर तो नहीं कह सकते, यानी कि एक अनइम्पोर्टेंट सा, ये एक ऐसी लाइन जिस पर आप ज्यादा फोकस शायद नहीं करते, तो उसने वो चीज भी पेपर में डाली हुई होती है। तो आप देखिए उसने कहा कि डैश इज द सेंसिटिव लेयर ऑफ आई। तो सेंसिटिव रेटिना, आइरिस, कोरॉइड, स्क्लेरा। तो अकॉर्डिंग टू माय रेटिना इज द सेंसिटिव लेयर, राइट, क्योंकि वो इमेज फॉर्मेशन करती है। तो ये इस तरह की चीजें जो है ना, कोई भी चीज़ आपने ऊपर-ऊपर से सतही तौर पर रीड नहीं करनी होती, आपने डीपली रीड करना होता है, ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फौरी उसका आंसर क्लिक करें आप। डेंगू वायरस जो है ना, डेंगू वायरस बिलॉन्ग्स टू फ्लेवीवायरिडी। ये वायरस की फैमिली है फ्लेवीवायरिडी, ये उससे बिलॉन्ग करता है, इसको फ्लेवी वायरस भी कहते हैं। और डेंगू वायरस का साइंसी नाम है एडीज एजिप्टाई, साइंटिफिक नेम। आइडेंटिफाई द फीडिंग मोड ऑफ एक्सटिंक्ट कोनोडोंट। अब ये एक्सटिंक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था ये। इनका जो है ना फीडिंग मोड था प्रेडेशन। हाउ मेनी पेयर ऑफ cranial nerves are usually associated with the fish brain? अब आप खुद देखें कि मैंने आपको रिसेंटली cranial nerves के बारे में पढ़ाया है। तो वैसे तो आमतौर पर 12 cranial nerves होती हैं, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसमें ज्यादातर एक्सेप्शन पर बात की हुई होती है। तो अब यहाँ पर देखें कि क्योंकि मछली के पास हमने पढ़ा था कि 10 होती हैं cranial nerves, अगर आपको याद हो, तो इसने मछली की बात पूछ ली है कि कितने पेयर जो है ना फिश के साथ एसोसिएटेड हैं, तो सीधा सीधा इसका आंसर बनता है जी 10 पेयर। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चन है जो कि उसने एक एक लाइन में से उठाए हुए हैं। और आई थिंक कि देख लें आपके, मुझे तो आपको ये भी पढ़ा कर लग रहा है
कि मिलर हार्ले की बुक से ये पेपर उठाया हो जैसे, क्योंकि मिलर हार्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एज फार एज पेपर सेटर इज कंसर्न, क्योंकि पेपर सेटर इसको बहुत ज्यादा फोकस करता है पेपर बनाते वक्त। तो आपको खुद आप देख भी रहे हैं, और इसी तरह के कई क्वेश्चन आपके दफा भी आप इंशाल्लाह देखिएगा कि रिपीट होंगे, एज इट इज लाइंस उठाई भी होती हैं मिलर हार्ले से सम टाइम, जो कि यहाँ दो तो आपने देख लिए कि दो तो उसने एग्जैक्टली लाइंस उठाई हुई है, रटना वाली भी और ये वाली भी, जो पेयर्स वाली है। तो इस तरह के और भी सारे बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एक बायोलॉजिस्ट के लिए मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक्टिविटी ऑफ वन जीन इज सप्रेस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ नॉन एलीलिक जीन, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि जब एक जीन दूसरे जीन के एक्टिविटी को दबा देता है, वो जीन कहलाता है एपिस, ये फिनोमेना कहलाता है एपिस्टेसिस। ठीक है। साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है कि बेसिकली राइबोसोमल आरएनए किधर बनता है, तो ये न्यूक्लियोलस में बनता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उधर राइबोसोमल आरएनए बनता है। ये भी एफएससी लेवल का क्वेश्चन है। प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन इन C3 प्लांट इज कैरिड आउट बाय एंजाइम, तो ये प्लांट की बात आ गई। प्लांट के अंदर C3 प्लांट में जो है ना ये जो करता है कार्बोक्सिलेशन, ये अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये बी होना चाहिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर है जी कि डैश सक्रीट ग्लूकागोन हार्मोन, बड़ा आसान क्वेश्चन। ग्लूकागोन हार्मोन आपका लिब लेबा या पैंक्रियाज सक्रीट करता है, उसका जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागोन रिलीज करते हैं। क्रॉस ऑफ F1 ऑफ स्प्रिंग विद एनी ऑफ द पेरेंट, जब एक F1, ये मेंडल की बात आ गई है, जेनेटिक्स की बात आ गई है कि मेंडल ने क्योंकि इस तरह F1 को क्रॉस कराया, और फिर उसने एक ये भी क्रॉस कराया कि उसने F1, ये जो पहली नस्ल थी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी, उनमें से उसके कुछ मेंबर्स को उठाकर पीछे उसके पेरेंट्स के साथ भी क्रॉस कराया, इसको कहा जाता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस ये क्रॉस की टाइप है। ठीक है, बैक क्रॉस है, और टेस्ट क्रॉस भी एक होता है, वो बेसिकली जीनोटाइप को मालूम करने के लिए किया जाता है। द लार्वा ऑफ लॉबस्टर इज नोन एज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्वा जो है ना, इन्वर्टिब्रेट्स के भी लार्वा के ऊपर हम बात करेंगे। लार्वा के ऊपर एक आध क्वेश्चन दो जरूर होते हैं, इसमें मुख्तलिफ एनिमल्स के लार्वा का नाम पूछा गया होता है। तो ये जो लॉबस्टर है ना, लॉबस्टर बेसिकली आर्थ्रोपोड है और एक क्रस्टेशियन है, इसके लार्वा का नाम इसे पूछे तो इस लार्वा का नाम है फाइलोसोमा, यहाँ पर ए पर लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा मुश्किल था क्वेश्चन। फिर फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन, जब भी किसी जानदार की क्लासिफिकेशन की जाती है ना, फेनेटिक फेनेटिक क्लासिफिकेशन की जाती है, यानी जब जानदारों को देखकर, ऑब्जर्वेबल करेक्टर, वो करेक्टर जब जानदारों को देखकर उनको किसी खास ग्रुप में डाला जाता है कि ये इसकी तरह लगता है, ये इसकी तरह लगता है, तो ये ऐसी क्लासिफिकेशन कहलाती है फेनेटिक। तो ये इसका आंसर डी था कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑब्जर्वेबल जिनको देखा जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके, तो उसको फेनेटिक कहते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज इन शंघाई, ये इसका आंसर शंघाई था, डी, चाइना के अंदर। तो SCO है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन की एब्रीविएशन जरूर करके जाइएगा, एक आध एब्रीविएशन या एक आध ऑर्गेनाइजेशन पर क्वेश्चन जरूर आया हुआ है, बल्कि इधर में एक मेरे ख्याल में एक और भी क्वेश्चन होगा जो कि OIC के ऊपर पूछा गया था। सिस्टर क्रोमेटिड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल इन विच फेज, तो ये सिंपल सा माइटोसिस का क्वेश्चन है। अपोजिट पोल्स पर सिस्टर क्रोमेटिड एनाफेज में मूव करते हैं। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्टिक पाथवे पौधों के अंदर पाई जाती है, जिसमें एक सेल से अगले सेल, अगले सेल से उससे अगले सेल में पानी मूव करता है, दरमियान में सुराख होते हैं सेल्स के, उन सुराखों को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, उनके जरिए इसको सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। फिर है कि एवरी स्टेटमेंट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इसका सी आंसर था, प्रेडिकेट, यानी हर जुमले में सब्जेक्ट और इसका होना जरूरी है। इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड एज अ मॉर्डेंट, ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक होती है जिसमें बैक्टीरिया को स्टेन करके उसके देखा गया, तो आपको पता है कि दो ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो आयोडीन का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है स्टेनिंग में। मॉडर्न का मतलब है कि उसको बैक्टीरिया को ना स्टे करवाने के लिए, स्लाइड के ऊपर फिक्स करवाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरोएस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जीके का क्वेश्चन है। नैरोएस्ट स्ट्रेट्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर एंड ऑल दैट। तो इसका ऑप्शन जो था ना, वो स्टेट ऑफ टार्टर भी कहा जाता था, और ये सी वाला भी। तो आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट, आई रिमेम्बर, मुझे याद है जब मैंने ये अटेम्प्ट किया मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था। सर्टेन जेनेटिक डिफेक्ट सच एज पेप्टोन्यूरिया एंड एल्बिनिज्म इज डिस्क्राइब्ड बाय, ये दो डिसऑर्डर है जो कि पाए जाते हैं
जेनेटिक डिफेक्ट है, ये क्या है? ये क्या डोमिनेंट जीन्स की वजह से है, ये रिसेसिव इनहेरिटेंस है, ये एक्स क्रोमोसोम की है या ये रिसेसिव इनहेरिटेंस है? एल्बिनिज़म एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है ना, ये आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो होते हैं उनकी स्किन का कलर बिल्कुल ऐसे व्हाइट सा होता है, वैसे जैसे फुलबेरी जिसको उर्दू में कहा जाता है, एल्बिनोज़ इनको कहा जाता है। ये एक रिसेसिव इनहेरिटेंस है और एल्केप्टोन्यूरिया भी एक बीमारी है जिसमें जो है वो किसी एंजाइम की कमी होती है। व्हिच फॉर्म ऑफ डीएनए इज डिस्क्राइब्ड बाय वाटसन क्रिक मॉडल? तो अगर आपको थोड़ा-सा याद हो, जब हमने शुरू में डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए के स्ट्रक्चर की बात की थी और डीएनए के उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसका डायमीटर इतना होता है और ये वो, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि डीएनए की 3 फॉर्म्स होती हैं, ए, बी और सी डीएनए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बी डीएनए सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला डीएनए की टाइप है। तो वाटसन और क्रिक ने बी डीएनए पढ़ा था, जो कि उसने यहाँ पर पूछा हुआ है। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज, एंजाइम का वो पार्ट जो नॉन प्रोटीन होता है वो कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है जी। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, अच्छा 3 टेक्निक्स होती हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। बेसिकली किसी भी सैंपल में से डीएनए को तलाश करने के लिए जब कोई टेक्निक लगाई जाती है तो उसको कहा जाता है साउदर्न ब्लॉटिंग। जब किसी सैंपल में से आरएनए को इकट्ठा करने के लिए टेक्निक लगाई जाती है उसको कहा जाता है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और जब किसी सैंपल में से प्रोटीन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है उसको कहा जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो यहाँ पर वो कहता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन। आइडेंटिफाई द इनपुट सीक्वेंस फॉर्म इन ब्लास्ट, ये बेसिकली ब्लास्ट जो है ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्वेश्चन है। ये ब्लास्ट जो है ये एब्रिविएशन है किसी सीक्वेंस की, किसी वर्ड की। इसमें से 2-3 क्वेश्चन 2-3 दफा पेपर में पूछे गए हैं, तो ये भी मैं देखूंगी इसका कोई मुझे मिला। इसका आंसर सी था। द फ्लैग ऑफ व्हिच कंट्री इज आल्सो नोन एज यूनियन जैक, ये यूके के फ्लैग को कहा जाता है। ए, मेल ब्रेस्ट कैंसर इज स्ट्रांगली लिंक्ड विद म्यूटेशन इन, तो ये भी मेल का ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आपको पता है कि रिसेसिव टाइप होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो था वो बी बताया जाता था बाद में, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाज नॉट श्योर। मुझे याद है मैंने क्वेश्चन ये भी छोड़ दिया था। When white light is passed through prism, it's split into 7 color। जब रोशनी को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में तकसीम हो जाती है। Which group does not contain polyp? ये बेसिकली ये एक फाइलम नाइडेरिया में से लिया गया क्वेश्चन है। और फाइलम नाइडेरिया की कुछ क्लासेस हैं जिनके नाम है हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, क्यूबोजोआ। तो यहाँ पर जो है ना, स्काइफोजोआ एक ऐसा ग्रुप है जिसमें पोलिप नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर कन्फ्यूजन थी, ये जो सी है ना, कैलकेरिया, कैलकेरिया एक क्लास का नाम है, लेकिन कैलकेरिया इज नॉट द क्लास ऑफ नाइडेरिया। ठीक है, तो कैलकेरिया तो क्लास ही जो है ना ये आई थिंक उसकी है पोरीफेरा की। तो इसका तो ऑप्शन है ही नहीं बीच में से। ये जिस बंदे को डीपली आता होगा ना ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर सकता था, हालांकि ज्यादातर लोगों ने इसमें कैलकेरिया को भी टिक किया। लेकिन कैलकेरिया की तो उसने एक जान के कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ था। बेसिकली इसका मकसद आपको नाइडेरिया की क्लासेस में से ही पूछना था कि किस में पोलिप नहीं होता। तो स्काइफोजोआ में नहीं होता पोलिप, वो छतरी नुमा होते हैं जैसे जेली फिश हो गई इस तरह। तो उनमें जो है वो पोलिप फॉर्म और मेडूसी फॉर्म ये हम पढ़ेंगे नाइडेरिया के अंदर। ये पोलीमॉर्फिज्म पाया जाता है फाइलम नाइडेरिया में। ये डीप स्टडी वाला बंदा इस तरह के सवालों को आंसर कर सकता है। आइडेंटिफाई व्हिच इज नॉट अ थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। अच्छा, नॉट अ थर्मोस्टेबल, अब आप ये याद रख लेना है, ये नॉट अ थर्मोस्टेबल की वो बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा है जो टेम्परेचर को या टेम्परेचर की एक्सट्रीम्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फर्स्ट क्लियर द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन देन गो टू सर्च द आंसर। पहले स्टेटमेंट समझे, स्टेम समझे, जल्दबाजी में गलत रीड ना करें, और अगर रीड कर भी लिए तो उसको समझ लें, लेकिन इतना भी ना समझें कि आप उसको गलत ही समझ लें। ठीक है, मतलब इतना आप इसको फोकस करें कि आप ये पता कर लें कि ये पूछ क्या रहा है। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर कि विच इज नॉट अ थर्मोस्टेबल। तो इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ना, जो डी, ये नॉट थर्मोस्टेबल है। डीएनए पॉलीमरेज 3 टेम्परेचर की एक्सट्रीम्स पर बहुत जल्दी डीनेचर हो जाता है, तो ये इसने पूछा है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी बन सकता है अगर वो आपसे पूछे आइडेंटिफाई व्हिच इज अ थर्मोस्टेबल। ठीक है, वो नॉट अगर मैं हटा दूं तो वो टैग पॉलीमरेज है, ये बी। ये टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो आर्टिफिशियल तौर पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। इसको टैग पॉलीमरेज कहा जाता है। ये बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये बहुत ज्यादा थर्मोस्टेबल है, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर की एक्सट्रीम्स को बर्दाश्त करता है। टैग का वर्ड निकला है फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया।
अच्छा, ये देखिए नीचे जो आखिरी क्वेश्चन है, ये भी आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड था जो हमने अभी रिसेंटली खत्म किया है, कि अपार्ट फ्रॉम हियरिंग, हियरिंग से हटकर अदर मेजर बॉडी फंक्शन व्हिच द ईयर परफॉर्म, कि कान जो है आपका वो सुनाने के अलावा या सुनने के अलावा और कौन-सा काम करता है? तो इसका ऑप्शन देखे बगैर आप बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम। ये मैंने आपसे डिस्कस किया कि कान जो है वो इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करता है, जो कि आपकी कान में हड्डियाँ होती हैं, इनकस, मेलियस और स्टेप्स। तो स्टेप्स जो है वो बेसिकली दैट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ योर इक्विलिब्रियम। मैम आपने कहा था कि इसको एंड करके एफएससी से वो ही करेंगे, तो बिल्कुल जी, बिल्कुल मैंने कहा था, क्योंकि टाइम ज़ाहिर है हमने पौने 9 बजे वो चैप्टर खत्म किया तो 15 मिनट में मैं एफएससी पर जा नहीं सकती थी। दैट इज़ व्हाई मैंने डिसाइड किया कि मैं पास्ट का 1-2 पेज पढ़ा देती हूँ। कल मैं यही चैप्टर जो एक्शन पोटेंशियल और ये सारा था, इसको मैं एफएससी के 3rd चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, मैं वो पढ़ाऊँगी आपको आई मीन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।